नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए सबसे पहले बता दें आपको क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। फोकस होगा आरबीआई की आपात बैठक पर। जी हां, आरबीआई ने एक आपात बैठक बुलाई है 3 नवंबर को। इससे पहले दिसंबर में एक बैठक तय थी, लेकिन अब इस बैठक में क्या हो सकता है जानेंगे हमारे रिपोर्टर से और समझेंगे बाजार पर इसका क्या असर होने की संभावना है। साथ ही साथ दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी के नतीजे कल आने वाले हैं। क्या उम्मीद है बाजार को, ये भी समझेंगे और कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज को शो में करेंगे शामिल। तो आज एक्सपायरी के दिन हमने देखा कि बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो 17,700 के पार हुई। सेंसेक्स में भी हमने 200 अंकों से ज्यादा की तेजी देखी। बैंक निफ्टी भी करीब 170 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ है। आईटी को छोड़ दें तो सभी सेक्टर में हमने खरीदारी आज देखी। दिन भर बाजार में किस तरह की हलचल रही, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। देखिए, आज की एक्सपायरी वैसे तो बिल्कुल ठीक ही रही क्योंकि ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ और मार्केट ने जो एडजस्टमेंट्स होनी थी छुट्टी के बाद की, उस एडजस्टमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी नहीं दिखाया। एक बिल्कुल सूदिंग सी एक्सपायरी आज हमको होती दिखी है। एक और पॉइंट है, अगर आज एडवांस डिक्लाइन अगर आप देख रहे हैं तो आपको 1000 शेयर एडवांसेस के अंदर दिखेंगे। इसका मतलब आज मार्केट के अंदर पलड़ा उन शेयर्स का भारी था जिनके पास दिवाली वाले दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन और उससे पहले के भी मार्केट्स के अंदर गेन थे। टिपिकली वो ज़्यादातर गेन सरेंडर नहीं हो रहे हैं मार्केट्स के अंदर और थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग बनती हुई दिखी है। कुल मिला के आज मार्केट ने 17,700 के अपने अहम बेस को प्रोटेक्ट किया और बैंक निफ्टी ने 41,000 के बेस को प्रोटेक्ट किया और ये दोनों ही अच्छे मार्जिन के साथ आज क्लोज करके गए हैं ऊपर। आते हैं अब मार्केट्स में आज टॉप गेनर्स कौन कौन से बने या फिर आज ऐसे कौन कौन से शेयर्स थे जहाँ पर आपको फ़ायदा दिखा होगा। क्योंकि डॉलर इंडेक्स टूटा था, 110 के नीचे पहुंच गया था। ग्लोबल मार्केट्स में स्टील के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े। आज भारत की भी 2-3 स्टील कंपनीज काफ़ी तेज़ी से ऊपर आई। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जैसा शेयर जो कि कॉपर में काफ़ी अच्छा डील करता है। इस शेयर के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर माफ़ कीजिए, ये सभी शेयर्स आज आपको काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाते हुए दिखे। अडानी ग्रुप के अंदर हम आपको 2-3 दिन से बता रहे हैं काफ़ी एक्शन वापस से शुरू हो गया। अडानी पोर्ट्स आज फिर से हरे निशान में था। अडानी ग्रीन्स भी चेक करेंगे आपको, वो भी हरे निशान में दिखेगा। अडानी एंटरप्राइज के अंदर भी तेज़ी थी। खैर, इसके अलावा आज बजाज के दोनों ही ट्विंस टूट गए। बजाज फिनसर्व, फाइनेंस दोनों के अंदर आज डैमेज हुआ। आप देख पा रहे हो कि दोनों के दोनों आज शेयर बकायदा लाल निशान में थे। एशियन पेंट्स के अंदर भी हमको थोड़ा दबाव बनते हुए दिखा। साथ ही दबाव था नेस्ले के अंदर। टिपिकली नेस्ले के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है क्योंकि ठीक इससे पहले, एक्सपायरी से ठीक पहले काफ़ी अच्छा शेयर चल रहा था। टेक महिंद्रा के अंदर भी हल्की प्रॉफिट बुकिंग है और आप इंडाइसिस के हिसाब से देख रहे हैं तो आईटी आज सबसे ज़्यादा गिरने वाला इंडाइसिस बन गया। आ जाते हैं और छोटे सेगमेंट में, यानी कि साल का हाई किस शेयर ने लगाया, एक बार वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज सन फार्मा के अंदर साल का हाई लगा। इसने 1000 का लेवल भी टेस्ट किया, ना केवल टेस्ट किया बल्कि इसके ऊपर क्लोज किया। दूसरा, एक्सिस बैंक की मैनेजमेंट हमारे साथ थी, बहुत शानदार कमेंट्री उन्होंने भी दी। आज एक्सिस बैंक ने फिर से 1.5% जोड़ा। सिप्ला के अंदर, भारतीय टेल के अंदर, दोनों के अंदर अच्छी खरीदारी थी। फार्मास्यूटिकल्स ऐसा सेगमेंट था जिसका रोल ओवर का नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर शेयर्स आपको चलते हुए दिख रहे हैं। ये साल के हाई बुलाने वाले शेयर्स थे। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हुआ। अगर आप उसकी सूची चेक करेंगे तो आपको कुछ सरकारी कंपनीज का नाम वापस आ जाएगा, जैसे SJVN है। इसके अलावा जो और शेयर चल रहे थे उसमें RBL बैंक, सेंचुरी टेक्सटाइल के बेहतरीन नंबर्स का रिएक्शन और करूर व्यासा बैंक के अंदर भी आपको तेज़ी थी। छोटे मझोले शेयर्स के दिन अभी भी काफ़ी हैं बैंकिंग में जो अच्छा आपको चलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नंबर्स खराब होने की पनिशमेंट कैसे मिलती है ये ग्लैंड फार्मा से पूछा जा सकता है। आज 14% ये शेयर नीचे था बाकायदा। रिट्स के अंदर भी आज नुकसान हमको बनते हुए दिखा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नायका जो कि एक प्लेटफॉर्म शेयर है, इसके अंदर भी आज 5% की प्रॉफिट बुकिंग आई है। वापस से प्लेटफॉर्म शेयर्स के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, थोड़ा सावधान रहे। कुल मिला के ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी आज मार्केट का दिन काफ़ी अच्छा रहा। चलिए, तो मार्केट के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहा। एक्सपायरी काफी अच्छे लेवल पर हुई, लेकिन आज शाम को जो खबर आई शायद वो कुछ चिंता बढ़ा सकती है। बेलगाम महंगाई पर लगाम लगाने के लिए किए जाने वाले उपायों पर आरबीआई एक अहम बैठक करने जा रही है। 3 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एडिशनल बैठक होने वाली है। मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर की और डिटेल्स लेकर। जी हाँ, मार्केट में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो शेड्यूल्ड मीटिंग थी 5 से 7 दिसंबर, उससे पहले ये एडिशनल मीटिंग क्यों बुलाई है। आपने रिलीज में देखा होगा कि ये लिखा हुआ है कि एडिशनल मीटिंग है, यानी कि शेड्यूल्ड मीटिंग अभी भी 5 से 7 दिसंबर को वो रहेगी, लेकिन उससे पहले जो 3 नवंबर को एमपीसी की एक बैठक होने वाली है।
अब अमूमन ये होता है कि जब इस तरीके की मीटिंग बुलाई जाती है जो कि शेड्यूल नहीं होते हैं, कोई एक इंपॉर्टेंट एक्शन होता है, तभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके की मीटिंग बुलाता है। पिछली बार आपको याद होगा मई के महीने में एग्जैक्टली 4 मई को ये बैठक बुलाई गई थी और बताया गया था कि हमारे जो रेपो रेट है उसमें 4.4% से बढ़कर वो 4.4% हो गया था, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई थी रेपो रेट में। तो इस बार भी मार्केट का कयास यही है कि शायद रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी होनी है। आपको याद होगा मिनट्स ऑफ मीटिंग में हमने यहाँ पे 18 नाउ स्वदेश में बताया था कि जो मेंबर्स हैं वो फ्रंट लोडिंग चाहते हैं। फ्रंट लोडिंग का सीधा साधा मतलब यही है कि अगर रेट बढ़ने ही हैं तो पहले से उनको बढ़ा के रखा जाए ताकि जो इम्पैक्ट है वो बाद में फील किया जा सके। कई सारे इकोनॉमिस्ट ने जो माना था वो कि टर्मिनल रेपो रेट, यानी कि वो रेट जहां तक रेपो रेट बढ़कर उसके बाद बढ़ाने की गुंजाइश ना हो और इन्फ्लेशन काबू में आए, तो वो 6.5% माना जा रहा था। अब देखना यह होगा कि जो बैठक होने वाली है 3 नवंबर को, वहां पर कोई बढ़ोतरी होती है रेपो रेट में, और अगर होती है तो वो फ्रंट लोडिंग जारी रहेगी। और टर्मिनल रेपो रेट के पास अगर हम दिसंबर में ही पहुंच जाते हैं तो क्या उसके बाद यहां पर एक पॉज होगा, यानी कि अब कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जो महंगाई आपने देखी होगी पिछले 9 महीने से लगातार जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड है 6%, उसके ऊपर बढ़ती जा रही है। तो इसी को काबू करने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स यही कयास लगा रहे हैं कि शायद इस बार एमपीसी मेंबर्स रेट बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एक बार फिर से आरबीआई की कोशिश है कि वो महंगाई को कंट्रोल करे और इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो आपात बैठक बुलाई है उसमें इस पर चर्चा हो सकती है। क्या मतलब हो सकता है इसका बाजारों के लिए? मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, देवांग शाह और रवि सिंह। उन दोनों का करते हैं स्वागत। बहुत बहुत स्वागत आपका। रवि, पहले आपके पास आना चाहूँगा। ये जो शाम को खबर आई है कि आरबीआई ने एक आपात बैठक बुलाई है, एडिशनल बैठक है ये, दिसंबर को जो मेजर बैठक होने वाली है वो होगी ही अपनी जगह। और मेरे सहयोगी अंकुर ने बताया भी कि पिछली बार जब 4 मई को ये बैठक हुई थी, ऐसी एडिशनल बैठक जो हुई थी उसमें ब्याज दरें बढ़ा दी गई थी। क्या कितनी संभावना लगती है आपको कि इस बार जो है शेड्यूल बैठक से पहले आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाए, और उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप फिर भारतीय बाजारों पर? देखिए सौमित जी, ये तो क्लियर है कि यहाँ पर आरबीआई ने अगर इम्पोर्टेंट बैठक इमीडिएटली बुलाई है या फिर ये क्या टाइम से पहले बुलाई, तो उसका इम्पैक्ट तो जरूर होगा, मार्केट में उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट को लेकर के डिसीजन होता है और यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट का अगर असर आता है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि इस समय इन्फ्लेशन का डर जो है जिस तरीके से बढ़ा है, रुपये में वीकनेस बढ़ी है, तो काफी हद तक जो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है पूरे मार्केट को। और उसको लेकर के शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर आरबीआई काफी चिंतित है, क्योंकि आरबीआई के पास जो एफएक्स रिजर्व था वो 680 बिलियन डॉलर का था, जो घट करके अब 532 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं से रुपये को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये स्पेसिफिक यहाँ पर हो सकता है। और अगर ऐसे में 25 बेसिस पॉइंट का भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो वो एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर सकता है और उसका इंपैक्ट मार्केट पे काफी हद तक एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। तो जो अभी अर्निंग सीजन की वजह से मार्केट स्टेबल है या फिर ये कहें कि नई ग्रोथ के हिसाब से मार्केट थोड़ा सा स्टॉक को परफॉर्म कर रहा है, तो वो शायद एक बार को सेल ऑफ की तरफ बदलता हुआ नजर आ सकता है। करेक्ट। तो यहाँ कुछ चिंता जरूर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ब्याज दरें जल्दी बढ़ें उम्मीद से पहले, और उसके बाद फिर बाजार जाहिर तौर पर नेगेटिव रिएक्ट कर भी सकता है। लेकिन यहाँ पर देवांग, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो एक्सपायरी हुई वो हमने देखा, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। सुबह आज तेज़ी से शुरुआत हुई थी, फिर दिन भर कुछ गिरावट दिखाई दी और आखिरी 1 घंटे में एक शानदार रिकवरी 17,700 के ऊपर हमने एक्सपायरी तो देख ली है। क्या आपको लगता है कि ये जो अपवर्ड ट्रेंड है ये अब आने वाली सीरीज की शुरुआत अपवर्ड ट्रेंड से ही रहेगी, या फिर अब जो है बदल भी सकता है ये रुख? हम निफ्टी की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर हमने देखा है काफी अच्छा सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड रिज्यूम किया निफ्टी ने। ऑल्सो निफ्टी एक अपने मेजर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस कर रहा है, तो एक पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे एक बाय ऑन डिप्स की खरीदने के साथ रहेगी, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। जहाँ तक स्टॉप सपोर्ट की बात करें 17,550, ये कभी इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहाँ रेजिस्टेंस की बात करें 17,950 तक के जोन है जो आने वाले सेशन में देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। ओके, तो ये है वो की लेवल्स जिन पर आपको करना चाहिए फोकस। और इस बीच कुछ और अहम आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं।
यूएस का Q3 जीडीपी का डेटा आया है 2.6% पे। तो ये एक आंकड़ा और है, अभी इस पे कुछ और एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि ये बाजार की उम्मीद पर सही है या गलत है। 2.6 पर फिलहाल यूएस अमेरिकी बाजार से जो डेटा आ रहा है तीसरी तिमाही की जीडीपी का आंकड़ा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस बीच आगे बढ़ते हैं और नतीजों की बात यहाँ पर रवि ने की और कई अहम नतीजे आ भी रहे हैं। मारुति जो देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी है, उसका नतीजे आने वाले हैं कल। क्या उम्मीद है इस बार मारुति से स्ट्रीट को? बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, बताइए। मारुति सुजुकी के नंबर इस बार तिमाही दर तिमाही कंपेयर करते हैं, क्योंकि साल दर साल देखें तो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर एक वॉश आउट था। सबसे पहले इनके वॉल्यूम्स की बात करें तो लगभग 11% का जंप हमने इनकी वॉल्यूम्स में देखा है और सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ हम इनकी टॉप लाइन में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पे 29,558 करोड़ का रेवेन्यू हमें आने की उम्मीद है। EBITDA पे 50% का क्वार्टर द क्वार्टर हमें जंप की उम्मीद कर रहे हैं और इनके मार्जिन्स की बात करें तो 250 बेसिस पॉइंट्स के इम्प्रूवमेंट की हम उम्मीद कर रहे हैं। 9.7% वो फिगर रह सकता है और साथ ही कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि प्राइस हाइक, साथ ही कंपनी के फॉरेक्स बेनिफिट्स, क्योंकि येन काफ़ी बुरी तरीके से पिता नज़र आया था और उसका बेनिफिट कंपनी को सोर्सिंग कॉस्ट में हेल्प करेगा और साथ ही जिस तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज और कच्चे माल की लागत में कमी आई है, ये इनके मार्जिन्स को सपोर्ट करेंगी। आने वाले समय में वॉल्यूम्स क्या देखने को मिल सकती हैं और इस बात की फेस्टिव सेल्स किस तरीके से देखने को मिली है, ये कुछ अन्य फैक्टर्स रहेंगे नतीजों के अलावा जिस पे हमारी नज़र रहेगी। पर आखिरी में आपको बता दें प्रॉफिट की क्या उम्मीदें हैं, तो इस बार 91% का क्वार्टर दो क्वार्टर हम जंप की उम्मीद कर रहे हैं और 1935 करोड़ जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी अपना मुनाफा घोषित कर सकती है। तो नज़र है मारुति सुजुकी पे। बिल्कुल नजर रहेगी मारुति पर और इस पर हम कॉल भी लेंगे अभी देवांग से, लेकिन उससे पहले यूएस जीडीपी का जो आंकड़ा आपके सामने है वो अनुमान से बेहतर है। 2.4% का अनुमान था, 2.6% तीसरी तिमाही में ये आंकड़ा आया है और हम देख रहे हैं कि इस समय जो डाउ फ्यूचर्स हैं वो 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दिखा रहे हैं, 1% ऊपर। रवि, एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा हमारे सामने यूएस जो तीसरी तिमाही का जीडीपी का नंबर आया है, उम्मीद से बेहतर आया है, -0.6 से बढ़कर ये 2.6% हो गया है। क्या देखते हैं आप, आपका क्या रिएक्शन होगा और अगेन कैसे रिएक्ट करेंगे बाजार कल? देखिए, ये तो बाजार में जिस तरीके से अभी बुल रन की एक रुकावट से दिख रही थी वो वापस से स्टार्ट होती हुई नजर आएगी और सौमित जी जो नंबर अभी 2.6 के यहाँ पर नजर आए वो काफी कॉन्फिडेंस देंगे, क्योंकि देखिए यूएस की चिंताएं जिस हिसाब से बढ़ रही थी और यूएस में जो रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी उसको लेकर के इन्फ्लेशन से काफी उनका जो है वो इंटरेक्शन बढ़ रहा था और इस समय जीडीपी के ये नंबर कहीं ना कहीं से वो सुकून दे रहा है और इसी वजह से आपने देखा कि अभी जो यूएस का मार्केट है या फिर ये ओवरऑल जो मार्केट है उसका एक इम्पैक्ट भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है और डेफिनेटली अगर ये नंबर्स यहाँ पर बने रहे और ऐसा ग्रोथ अगर आगे और देखने को मिला तो जो बियर रन का खतरा है वो यहाँ पर कम होगा और ओवरऑल अभी जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें वैसे भी एक्सपायरी के बाद जिस हिसाब से डेरिवेटिव डेटा देखने से लग रहा है तो निफ्टी कहीं ना कहीं से बुल हैंड जो है वो स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट कल के बाजार में एक बार पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि निफ्टी जो एक क्रूशियल लेवल यहाँ पर होल्ड कर रहा था उस लेवल के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा, यानी कि 850 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो वो सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग बनता हुआ नजर आएगा। चलो धीरे धीरे एक बार फिर उम्मीद करेंगे कि 18,000 के ऊपर निफ्टी पहुंचे। इस बीच मारुति की बात हो रही थी, देवांग क्या लगता है मारुति नंबर्स तो जब आएंगे, इस बार बताया जा रहा है कि फेस्टिव सीजन की जो डिमांड है वो भी ट्रांसलेट होगी तो नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है, लेकिन चार्ट्स पे अगर देखें पिछले कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं कि ऑटो स्टॉक अच्छा चल रहे हैं। क्या कॉल है इस समय मारुति पर आपका? मारुति की हम बात करें तो मारुति ने देखा है पास कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है हमें मारुति के अंदर, अभी भी लगता है कि उसमें अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ 8,800 के एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखे, अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 9,300 9,400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं मारुति में। ओके, तो ये है मारुति पर कॉल, अभी भी अपसाइड यहाँ पर बरकरार है तो कुछ तेजी देखने को जरूर मिल सकती है। दो स्टॉक्स यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा रवि, जिनके नतीजे आए और उसके बाद बाजार ने उनको खूब पनिश भी किया, जो अभी कुछ समय पहले डिम्पी बता रहे थे, ग्लैंड फार्मा और चेन्नई पेट्रो, दोनों के नंबर्स जो है बाजार को पसंद नहीं आए। एक दिन में स्टॉक 12 से 15% टूट गए। अब मेरे पास अगर ये स्टॉक है तो मैं क्या करूं? चिंता करूं, रखूं, बेच दूं, होल्ड करूं? क्या कॉल देंगे आप? देखिए, अगर ग्लैंड फार्मा की बात करें तो उनके नंबर्स वाकई में सरप्राइजिंग है कि इतनी ज्यादा इम्पैक्ट
असर देखने को मिलेगा ये उम्मीद नहीं थी, और इसका एक असर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस यहाँ पर अभी वापस से एक बार बिल्डअप करना चाहिए। बहुत ज्यादा डाउनफॉल अब जितना, क्योंकि शायद ओवर रिएक्शन 15% का जो एक करेक्शन आया ये ओवर रिएक्शन है, और यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप वाकई में आपको डर लग रहा है, थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, तो आप स्ट्रैटेजी जरूर चेंज कर सकते हैं। ग्लैंड फार्मा की जगह आप ग्रैनुअल्स इंडिया की तरफ जा सकते हैं, ये मैं ऑप्शन दे सकता हूं। लेकिन अभी फिलहाल जिस लेवल पर यहाँ पर है वहां से बहुत ज्यादा और करेक्शन की उम्मीद नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा इसमें रुकना चाहिए। ओके, ग्लैंड फार्मा में थोड़ा रुकना चाहिए, वो बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। डाबर को लेके भी बहुत सारी खबरें निकल कर आई, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे और उसके बाद कंपनी ने कहा कि वो अब बादशाह मसाले का अधिग्रहण करने वाली है। हमने देखा है स्टॉक आज बढ़िया 3% की तेज़ी के साथ चला। देवांग, स्लो मूवर है डाबर भी, धीरे धीरे 550 तक पहुँच गया है। आपको लगता है कि इसमें कोई नई खरीद का मौका बनता है? डाबर की बात देखें, डाबर एक कंसल्टेशन देखने मिला है, फास्ट फूड काफी कंसोलिडेशन देखा, बट अभी एक रेंज से निकला है, तो हमें लगता है कि अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है डाबर में। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हो 565 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं डाबर में। यहाँ स्टॉप लॉस रखने चाहिए 530 का। लॉस होना चाहिए 530 का, 565 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए एक और नतीजों की बात करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज के भी नंबर्स कल आने वाले हैं। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी मेरे साथ अब जुड़ रही हैं, उनसे समझते हैं कि क्या उम्मीद कर रहा है बाजार डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स से। बताइए पूजा। डॉक्टर रेड्डीज में अगर बिक्री की बात करें तो सालाना आधार पर करीब 6% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मुनाफा 24% से बढ़ा दिखेगा कंपनी का। कामकाजी मुनाफे में 8% की ग्रोथ दर्ज होगी और जो मार्जिन रहेंगे वो 21.2% से बढ़कर हमारा अनुमान है कि 21.7% के पास रह सकते हैं। तो ये तो है नतीजों का अनुमान, लेकिन इस बार इम्पॉर्टेंट होगा यूएस बिक्री को देखना, क्योंकि अनुमान तो यही है कि तिमाही दर तिमाही अगर देखेंगे तो हल्की बढ़त दिखेगी, लेकिन कंपटीशन के चलते यूएस कारोबार पर कुछ असर देखने को मिल सकता है। ये जिस की सेगमेंट में है कि ड्रग्स में है, वहाँ पर काफ़ी सारे नए प्लेयर्स ने एंट्री की, नई दवाई लॉन्च हुई हैं सन फार्मा और तेवा जैसे प्लेयर्स की तरफ से। इस वजह से हम देखेंगे कि बढ़ते कंपटीशन के चलते डॉक्टर रेड्डीज के कारोबार पर, यूएस कारोबार पर कुछ असर पड़ सकता है। वहीं रशिया की बात करें तो रशिया की बिक्री में हल्की बढ़त देखने का अनुमान है। तो ये कुछ ज्योग्राफी वाइज जिस तरह की ग्रोथ रहेगी उस पर हमारी नज़र रहेगी, और यूएस के कारोबार को लेकर किस तरह के कमेंट आते हैं इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। नतीजों की बात करें तो नतीजे मिले जुले रह सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज के। चलिए, मिले जुले रहने की उम्मीद है नतीजे डॉक्टर रेड्डीज की, लेकिन ऐसा लगता है कि आज आंकड़ों का दिन है। इस बीच खबर आ रही है कि ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 75 बेसिस पॉइंट 0.75% से ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। तो इस समय दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं उनकी कोशिश है कि जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है उसे कंट्रोल में किया जाए। एक तरफ यूएस जीडीपी का आंकड़ा अच्छा आया है उम्मीद से, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईसीबी ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं 75 बेसिस पॉइंट से। देखना होगा किस तरह से बाजार रिएक्ट करते हैं। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि यूएस फ्यूचर्स जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में करीब 1% ऊपर ही कारोबार कर रहा है। चलिए, कल कौन कौन से और ट्रिगर्स रहेंगे जिस पर आपको फोकस रखना चाहिए ये भी जान लेते हैं। वामाक्षी जुड़ रही है हमारे साथ, बताइए वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो यूरोजोन का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है वो रिलीज़ होगा कल। इसके अलावा अगर हम यूएस बाज़ारों की बात करें तो उनका जो थर्ड क्वार्टर का जीडीपी डेटा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वो आज शाम को आएंगे, जिसका इम्पैक्ट हमें यूएस के बाज़ारों पर आज दिखेगा और वही इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स पर कल नज़र आएगा, तो इस पर भी फोकस करेगा। अब बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स की। तो मारुति सुजुकी और डॉक्टर रेड्डीज अपने दूसरे तिमाही के नतीजे पेश करने वाले हैं कल, तो इसके चलते ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कुछ और भी रिजल्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, वो है ब्लू डार्ट, टाटा पावर, JSW एनर्जी और वेदांता जैसी दिग्गज कंपनी। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो JSW एनर्जी की बोर्ड की बैठक होगी, वो रिजल्ट्स के साथ कंसिडर करने वाले हैं फंड रेजिंग एनसीडीज़ के द्वारा। इसके अलावा एशियन पेंट्स, कोलगेट, DCM श्रीराम, गुजरात फ्लोर केमिकल्स, ICICI सिक्योरिटीज़ और नेस्ले भी फोकस में रहेंगे। इन सारे तमाम शेयरों को खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है। तो अगर हम दूसरे इवेंट्स की बात करें ग्लोबल फ्रंट पर जो हो रहे हैं, तो उसमें ऋषि सुनाक इंडियन ओरिजिन UK PM नियुक्त होने वाले हैं। वो ओथ लेने वाले हैं और ये होगा कल 28 अक्टूबर को, तो इस पर भी फोकस करेगा। तो ये थे सारे डोमेस्टिक और ग्लोबल क्यूज़ और इवेंट्स
इवेंट्स जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी। तो काफ़ी सारे आज हमने ग्लोबल खबरों की बात भी की और बड़ा डेटा पॉइंट्स भी चर्चा की, लेकिन इस शो का जो मकसद है वो ये अपने दर्शकों को कुछ स्टॉक आइडियाज़ भी बताना है। मेरे साथ अब जो दो मेहमान जुड़े हैं उनसे हम पूछेंगे कि उनके स्टॉक आइडियाज़ कौन से हैं। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। देवांग, आपसे करता हूं शुरुआत। बताइए कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स पर फोकस रहेगा आपका? यहाँ फर्स्ट स्टॉक रहेगा सीमेंट। सीमेंट हमने देखा है काफी एक अच्छा सपोर्ट लेकर आए, लेकिन 10 डेमो का सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड रिज्यूम किया है। तो हमें लगता है कि सीमेंट में अभी भी एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा जा रहा है। यहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं 2800 का, टारगेट है 2980। नेक्स्ट स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज में देखा है काफी एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। यहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 162 का, टारगेट है 172। ओके, सीमेंस और एक्साइड, ये दो इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं देवांग की तरफ से, दोनों में बाय कॉल है। रवि, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? जी, इससे पहले मैंने चर्चा में अभी ग्रेनुअल्स की बात की थी और अभी फिलहाल तो ये काफी अट्रैक्शन में दिख रहा है। फार्मा सेक्टर से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी पॉजिटिव रहे हैं। तो 480 का लक्ष्य आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। 350 के स्टॉप लॉस से आपको इसको बाय करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आप दोनों साइज के हिसाब से देख सकते हैं, ये स्टॉक आपको फिट बैठता हुआ नजर आएगा। दूसरा स्टॉक है आईजीएल। गैस की प्राइसेस का सीधा सीधा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और काफी दिनों से कंसोलिडेशन मोड में यहाँ पे चल रहा था और अब जो फंडामेंटल्स नंबर्स यहाँ पर निकल के देखने को मिल रहा है उसका फायदा यहाँ पर नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक भी बाय करना चाहिए 550 के लक्ष्य के लिए। अपसाइड में एक जो है वो मोमेंटम यहाँ पे जारी रहेगा। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस 395 करके आप ये दो स्टॉक मोमेंट्री ट्रेड के हिसाब से भी आप ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से भी ले सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया आप लेकर आए हैं रवि। आईजीएल में हमने पिछले कुछ दिनों काफी अच्छा मूव भी देखा है, लेकिन ये मूव अभी बरकरार है। यहाँ तेजी और बढ़ेगी। 550 तक का टारगेट, शॉर्ट टर्म का भी और लॉन्ग टर्म का भी आप व्यू लेके चल सकते हैं। आईजीएल एक स्टॉक बताया यहाँ पर रवि ने, और दूसरा है ग्रैन्यूल्स, जो पहले भी उन्होंने कहा था शो के दौरान कि अगर आप किसी स्टॉक से निकलना चाहते हैं, ग्लैंड फार्मा की बात हुई थी कि वहां से निकलना चाहते हैं तो आप ग्रैन्यूल्स इंडिया में जा सकते हैं। यहाँ पर टारगेट है 480 रुपए तक का, ये भी लॉन्ग साइड का कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और देवांग, समय निकालकर आज हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और अपने स्टॉक आइडियाज भी देने के लिए। चलिए कल की तैयारी को यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।